तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को रिवाइज करते हैं। पहले सारी थ्योरी फिर पीवाईक्यू पूरे रिवाइज करेंगे, कि क्वेश्चन क्लास में करेंगे। पहले थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अगर कोई आपसे रास्ते में पूछ ले व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, क्या जवाब दोगे? इट इज स्पेस अराउंड कंडक्टर कैरिंग करंट और स्पेस अराउंड मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट। क्या बात क्लियर है? तो ऐसी चीज जिसको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ही ना, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं जिसको थॉरो स्टडी हो गई है उसके लिए लिटरली सफिशिएंट है। मतलब इसमें ज्यादातर चीजें कोशिश करेगी काटे ना, नहीं समझे? शॉर्ट में लिख दिया, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको डेरिवेशन छोटी करके लिख दी है, स्टेप्स छोटे कर दिए, बट चीजें पूरी हैं। बट कई बच्चे होते हैं शॉर्टकट मारने पे आए थे यही पढ़ लेते हैं, वो वाली बेईमानी मत करना। एक बार थॉरली पढ़ के फिर उसको आराम से पढ़ो, तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होती है। जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। सबको क्लियर है? जब भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एक चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। क्या लगती है? वो फोर्स कितनी लगती है? वो फोर्स लगती है क्यू वी क्रॉस बी। कितनी लगती है? क्या बात क्लियर है? सो वो जो फोर्स लगेगी क्यू वी क्रॉस बी, पहले याद कर लेना। फिर तुम्हें पता होनी चाहिए कि दरअसल वो जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? क्यू वी बी साइन थीटा। क्या लगेगी? क्यू वी बी साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? तो उसके बाद आप कर सकते हो कि जो फोर्स होती है, जैसे हम थ्योरी में करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड ये v साइन थीटा पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा होता है वो? सपोज यहाँ पे चार्ज q है और आपने मैग्नेटिक फील्ड v लगा दी, और आपने उसको जो वेलोसिटी v दे दी, उसका थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। उसका मैग्नेटिक फील्ड के क्या साथ एंगल है? थीटा। सो आप उस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लें। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा v पैरेलल, विच इज v cos थीटा। एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v पैरेलल, विच इज v cos थीटा। और एक कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, दैट इज v sin थीटा। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? q। दूसरा किस पे डिपेंड करती है? b। तीसरा किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे, v sin थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा q v b sin थीटा। क्या बात क्लियर है? तो उसको हम कैसे लिखते हैं? q v क्रॉस b। क्या लिखते हैं? क्या तुम्हें क्लियर है? ठीक है। सो यहां पे लेकिन कुछ चीजें समझने वाली हैं। ये जो फोर्स है क्या है? ये v क्रॉस b है। क्या है? जहां से पंगा जिंदगी का शुरू हुआ था, आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करने हैं v से b। क्या करने हैं? आपने अपने राइट हैंड की फिंगर v से b कर्ल करनी है। अंगूठा अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्या बताएगा? अगर चार्ज नेगेटिव है तो अंगूठा उल्टा कर। क्या बात क्लियर है? और ये जो फोर्स है, दिस इज v क्रॉस b। v क्रॉस b के बराबर है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी। यानी फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, यानी स्पीड को चेंज नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किसी भी तरह का कार्य नहीं करती। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा होता है जीरो। इकट्ठे आ जाओ, उत्थे कुर्सी रख लो, उत्थे आ जाओ। फिर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? खुशी बोले। Q will be sin theta. That is, it depends upon Q, depends upon V and V sin theta. What is V sin theta? Parallel component of velocity के perpendicular, perpendicular component. क्योंकि और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है? V क्रॉस B से। राइट हैंड की फिंगर किधर से किधर कर्ल करेंगे? V से B। तो जब V से B राइट हैंड की फिंगर कर्ल करेंगे तो आपको क्या कहते होते हैं? अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव है तो उल्टा कर। क्या क्लियर है सबको? स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 डिग्री है, क्या है, या 180 डिग्री, तो फोर्स क्या होगी? 0। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कितनी निकल के आएगी? क्यू वी बी। क्या बात क्लियर है? यहां से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है?
क्या होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में सबको 1 डाल दें। किस किस को 1 डाल दें? सबको, सबको मतलब Q को 1 डाल दें, V को 1 डाल दें और साइन थीटा को 1 डाल दें, तो फोर्स कितनी आ जाएगी? B। सो व्हाट इज B? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी पहली डेफिनेशन बनती है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मजबूरी में लिख सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली पूछी गई है तो आपसे क्या सुनना चाहता है? इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा को 90 कर दे। क्या आपको क्लियर है? तो क्या आपको दिख रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। सबको क्लियर है? एसआई यूनिट क्या होते हैं बी के? टेस्ला। एंड सीजीएस यूनिट गॉस। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 10 की पावर 4 गॉस। साइन क्लियर है? अब आपके सामने दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। उस पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। सब जाने एक बार पहले सोच लें क्या है। सही पेपर देके आए हैं तो बोल लेना, पॉजिटिव पे किधर होगी? ऊपर नीचे। नेगेटिव पे किधर होगी? ऊपर नीचे। बोलेगा नहीं कोई। पॉजिटिव चार्ज में किधर फोर्स लगोगी? ऊपर। अपने राइट हैंड को ऐसे रखें, अपने राइट हैंड को ऐसे रखें। लड़कियां नेल पॉलिश वाली साइड ऊपर और लड़के बालों वाली साइड ऊपर। सो ऐसे रखेंगे तो किधर आएगा? ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर को। दैट इज V क्रॉस B, क्योंकि V है आगे को और B है अंदर को। सो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगी ऊपर को। नेगेटिव चार्ज में भी आप सेम काम करेंगे, लेकिन बाद में आपने चार्ज अंगूठा उल्टा कर देना। गुनिका बाद में सिखाना ये बच्ची को। सो पॉजिटिव चार्ज से किधर नु फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज को। क्या तुम्हें क्लियर है? उसके बाद जब थीटा डिग्री हो, क्या हो? थीटा 90 डिग्री हो, क्या हो? तो चार्ज पार्टिकल को अगर 90 डिग्री पे आप फेंक दोगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या फेंक दोगे? 90 डिग्री पे फेंकोगे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ये भी दोबारा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज, जब आप पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंकोगे, क्या आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? किधर को है? यस सर, नहीं किधर को है? अंदर को। आप वेलोसिटी सपोज इधर नु देती, क्या 90 डिग्री पे दे दी? सो V क्रॉस भी निकालें, अपने राइट हैंड के फिंगर्स रखें फिर से उसी तरह से, नेल पॉलिश ऊपर। फोर्स किधर नु आएगी? लेफ्ट। जिधर को फोर्स आती होती ना पहली बार, उधर को सेंटर मान के सर्कुलर मोशन करता है। उधर को सेंटर मान के क्या करेगा? यानी पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट साइड पे सेंटर मान के सर्कुलर मोशन करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता और फील्ड आगे तक होती तो लेफ्ट साइड पे करता। क्या बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। कौन बताना चाहेगा सर्कुलर मोशन क्यों करता है? महक। अजय की बोल छे है क्या टेंशन के लॉन्ग आती है यदि हाँ तो सर्कुलर करती है यार, ये मजा है। हाँ बोलो धनवीर। ए च नहीं लभना तो आगे लाना पैना कापी चो। बोलो। काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, टेंजेंशियल नहीं है यार। जो यहाँ पे फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या है? इट इज रेडियल डायरेक्शन, ना कि टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो पहले मूवमेंट पे ये फोर्स इधर को लगेगी, ये 90 डिग्री पे लगेगी वेलोसिटी। क्या लगेगी? ये फोर्स एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ये हर समय उसकी डायरेक्शन बदलेगी, बट मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी। हर समय डायरेक्शन बदलेगी, इधर आई तो डायरेक्शन बदलेगी, इधर आई तो डायरेक्शन बदलेगी, तो उसको किस में घुमाएगी?
सर्कल में। जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाओ और वो हर समय परपेंडिकुलर हो, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देसी भाषा में समझ आ रहे हो तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, हर समय उसका क्या बदलेगी? डायरेक्शन। यानी वो किस में घूमेगा? सर्कल में, तो वो सर्कुलर मोशन करेगी। तो बहुत आपने सही टाइम पे पूछ लिया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स को किसके बराबर कर देंगे? FC। सो मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? BQV साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो आपने यही फॉर्मूला याद रखना है, BQV इज mv²/r। V ने V को मारा तो यहां से रेडियस निकलाएगा mv/bq। इस फॉर्मूले को आपने याद करना है। थीटा 90 पे रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? mv/bq। सबको याद रहेगा? बस ये फॉर्मूला याद आ गया फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है। टाइम पीरियड पूछ ले 2πr/v, पर टाइम पीरियड में खासियत है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या है? ये रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या बात क्लियर है? कोई ओमेगा पूछ ले 2π/t लिख दो, कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले 1/t लिख लो। क्या तुम्हें क्लियर है? नीचे लिखे भी हो। क्या तुम्हें क्लियर है? पर इसका रेडियस का फॉर्मूले में बन गया mv। क्या बन गया? व्हाट इज mv? मोमेंटम। ये mv एक और फॉर्मूले में बनता है बाद में जाके। किसमें बनता है? एक और फॉर्मूले में बनता है में जाके mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/mu या mv। वो भी मोमेंटम होता है और यहां भी क्या है? मोमेंटम। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम किया था। हुण आ मैं क्यों बोल लिया? क्योंकि ओदे विच भी तुसी सेम काम करदे हो। आपको अगर वो दे देगा चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी k दी, चार्ज पार्टिकल क्या दे दी, और वो दो चार्ज पार्टिकल अलग अलग होंगे, मोस्ट प्रोबब्ली अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन ही पसंद है, ठीक है, और भी कोई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो उनका मास अलग होगा, चार्ज अलग होगा। उन्होंने रेशियो ऑफ रेडियस पूछा होगा। क्या पूछा होगा? तो भाई साहब आपका रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv/bq। व्हाट इज mv? मोमेंटम। तो अगर उसने काइनेटिक एनर्जी k दे दी, काइनेटिक एनर्जी को लिख लेना हाफ mv²। एक्चुअली वो p²/2m होती है। क्या होती है? अब ये कैसे आ गई? m को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, m को नीचे, तो mv का होल स्क्वायर बन गया ना ऊपर, तो दैट मींस p²/2m आ गया। तो यहां से p कितना निकलेगा? √2m k। तो रेडियस के फॉर्मूले में डाल दो, mv की जगह क्या डाल दोगे? 2mk। क्या बात क्लियर है? तो दो चीजें होंगी ना, एक अल्फा पार्टिकल होगा, एक प्रोटॉन होगा, उसका मास और क्यू डाल डाल के रेशो ले लेना, बाकी सब कट जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोलो। या फिर वो कई बार वो दे देगा, अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आपने वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी में तो जाएगा, उसको क्यू भी लिख देना, इस k की जगह क्यू भी डाल देना। ये ऊपर रूट ऑफ क्यू बन रहा है, नीचे क्यू बन रहा है, तो रूट नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद करोगे कि आपको पता होना चाहिए उस टाइम कैसे बनाना है। तो आप रेडियस लिखोगे mv/bq, और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी को p²/2m, वहां से p आ जाएगा √2mk, उसको mv की जगह डाल देना, और k को आप लिख सकते हो qv। क्या लिख सकते हो? उससे दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली यही आता है। जैसे देखो, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। किसी किसी स्कूल में आया होगा, किसी में तो आया ही होगा। तो क्या आ जाएगा? 2, प्रोटॉन का मास m, v सेम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैंने e लिख दिया, क्या ठीक लिखा हुआ है? और जब अल्फा पार्टिकल आया तो मास को लिख दिया 4m और चार्ज को 2e। कॉमन चीजें काट के सॉल्व कर लेना, जैसे इसमें आंसर 1:√2 आया। सेम कॉन्सेप्ट आप उसमें लगाते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसमें भी mu की वैल्यू ही डालते हो। क्या तुम्हें क्लियर है? हाँ ना बोलो। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ। सपोज ये थीटा है, यहां पे मार्क कर ले। थीटा क्या है? 0 से 90 के बीच में। अगर थीटा 90 है तो सर्कुलर, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखें, एक पार्टिकल, एक वेलोसिटी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर किसको लिखना है तो यहाँ वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल। क्या बात क्लियर है? अब जो रेडियस का फॉर्मूला दैट इज mv/bq, उसमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी डाल दिया। क्या डालनी है? तो इस केस में डालोगे v sin थीटा। क्या डालोगे?
टाइम पीरियड में 2 पाई r अपॉन v के नीचे डालोगे v sin थीटा, टाइम पीरियड सेम रहेगा 90 में, और किसी और एंगल वाले में टाइम पीरियड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, इसमें पार्टिकल इसकी वजह से सर्कुलर मोशन करता है और v cos थीटा की वजह से आगे जाता है, तभी तो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। जितने जितने टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस आगे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड पिच। क्या बोलते हैं उसको? सो टाइम पीरियड इनटू v cos थीटा को पिच बोलते हैं। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, क्लियर हुआ इतना? तो पहले तुम पढ़ते हो फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन पढ़ो, ठीक है, उसके स्पेशल केसेस 0 पे, ठीक है, 180 पे फोर्स 0, 90 पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है, 0 से 90 में क्या होगा, हेलिकल पाथ। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? टाइप लिखे तो है, बताता हूं, आप पूछो क्या पूछ रहे थे? 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन है ना वो, तो उसमें तो परपेंडिकुलर आएगा बेटा। जितने जितने देर में वो एक सर्कल कंप्लीट करता है, उतने में जो डिस्टेंस आगे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड पिच। तो जो आगे मूव करेगा वो v cos थीटा से कर रहा है। हाँ, जितने देर में एक सर्कल कंप्लीट करता है, कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट करता है, t। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल लो। नेक्स्ट होता है लॉरेंस फोर्स। क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, QE। क्या होती है? और उसपे मैग्नेटिक फोर्स भी लगे, विच इज क्यू वी क्रॉस बी, यानी दोनों का सम लगे, तो उसको जो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो वेलोसिटी फिल्टर में क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। वेलोसिटी फिल्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड in a region which helps us to select from a beam of charged particles of given velocity irrespective of their mass and charge। मतलब एक पूरे बीम में से आपको सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल सिलेक्ट करने। क्या सिलेक्ट करने हैं? तो आप वेलोसिटी फिल्टर का इस्तेमाल करते हो, यानी भारी चार्ज पार्टिकल और हल्के, ज्यादा चार्ज मतलब लेस चार्ज, उस पर डिपेंड ही ना करे, आपको कौन से पार्टिकल यहां पे मिल जाएं जिनकी क्या सेम हो, वेलोसिटी। उसके लिए आप क्या करते हो, ध्यान से देखो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगा दी, किधर को लगा दी? सपोज यहां पे एक चार्ज पार्टिकल आया Q, जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड किधर को लगेगी, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर को लगेगी? ऊपर। और V क्रॉस B, अपने राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे रखें कि आपकी हाथ की रेखाएं आपको दिखें, ये जीवन मरण वाली लाइनें दिख रही हैं। तो V क्रॉस B किधर को आएगा? नीचे को। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? नीचे को। अब जब क्या तुम समझ लगा? टाइम कुछ तक करी था, हाँ कह दे, सर्दियां आ गई हूं। V क्रॉस B करो, V किधर को है? इधर को। B किधर को है? बाहर को। तो राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे रखें, तो नीचे ही आएगी। ये क्या कर रहा है, इधर से क्यों कर रहा है, इधर से। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो आप ऐसे रखोगे तो हाथ घुमाओगे कैसे, बाहर को कैसे करोगे, ऐसे। हे भगवान। सो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आएगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे को आएगी, किधर को आएगी? और सुनो तो आना है, उतली भी मैग्नेटिक लिखती, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी ना। अच्छा, सो जिस चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, वो किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर की प्लेट में हिट कर जाएगा, वो हो गया ऊपर। ऊपर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ई लिखा है ना, साफ लिखता। ऊपर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, नीचे मैग्नेटिक। जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है वो ऊपर जाएगा, जिसके लिए मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे जाएगा, जिसके लिए दोनों बराबर हैं वो सीधा आ जाएगा। यानी सीधे वो आएंगे जिनके दोनों फोर्सेस बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी? क्यू बी, थीटा 90 है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई, क्यू ने क्यू को मारा, मास तो पहले ही इसमें नहीं है, ठीक है। सो वेलोसिटी आ जाएगी ई बाई बी। क्या आ जाएगी? जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन बी होगी वो पार्टिकल यहां पे आ जाएंगे।
इसको सेट इस हिसाब से किया जाता है। सपोज आपको 10⁵ वाले पार्टिकल्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो 10⁵ रख बीच में फेंक दो पार्टिकल, 10⁵ वाले सामने मिल जाएंगे, बाकी सब इधर उधर उड़ जाएंगे। क्या तुम्हें क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक चार्ज पार्ट, यहां तक एक हिस्सा खत्म, लॉरेंस फोर्स वाला भी खत्म, ठीक है। जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ वेलोसिटी देते हो तो क्या उस पर फोर्स लगती है? क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर कोई मूव करा दोगे तो क्या पूरी वायर पे मूव लगेगी पूरी पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या पूरी वायर पे फोर्स लगेगी? भाई हाँ ना तो बोलो। सो एक इधर देखो, करंट किधर को दिखाया हुआ है? राइट को। किधर को दिखाया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड किधर को लगी हुई है? ये लगी हुई है, दिख रही है, ठीक है। अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? करंट की डायरेक्शन में जाएंगे कि ऑपोजिट जाएंगे? ऑपोजिट। अरे करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है यार, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है इसमें? ड्रिफ्ट स्पीड। अरे यार, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगेगी? क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन वी को क्या लिखोगे? ड्रिफ्ट स्पीड। अगर इसका एरिया ए मान लू, लेंथ एल मान लू, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको एल से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये बन जाएगा? इसके बाद थोड़ी सी चीटिंग करी थी, याद है? वीना, VENA, मैंने उल्टे ऑर्डर में टिक किया। ठीक है, तो दिस इज करंट, क्या होगा? इनटू एल, यानी इतने को IL डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ये धोखा तुम बड़ी शान से करोगे, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, पेपर में आराम से करके आना। सो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा IL क्रॉस बी। क्या आ जाएगा? तो तुम्हें डेरिवेशन बिल्कुल शॉर्ट में लिखी हुई है, यही मेन स्टेप्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, बाकी तो अंग्रेजी तुम लिख लोगे। अभी भी लिखना नहीं आता तो फिर जो कहना अपने को कह लेना। सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होगी? बोलो। IL क्रॉस बी। व्हाट इज L? हाँ, डिस्प्लेसमेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और L की डायरेक्शन कौन सी लेनी है? करंट वाली। कौन सी डायरेक्शन लेनी है? करंट वाली। क्या बात क्लियर है? ये भी लिखा चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, लिख लो यहां पे। डायरेक्शन ऑफ L कौन सी होगी? करंट वाली। तो डायरेक्शन होगी करंट वाली। अब बात को समझो, बात को समझो। जैसे यहाँ पे एक ऐसे सेमी सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ के एक वायर बना देनी है, यानी आपने इसको ये वायर बनाना, यानी उस वायर की लेंथ आपने πr नहीं माननी, 2r माननी। क्या बात क्लियर है? सो L की डायरेक्शन आपने कौन सी ले ली? करंट वाली। करंट ऐसे था ना, तो आप ऐसे मानोगे। सो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, जैसे हाथ दिख रहा है आपको, राइट हैंड की फिंगर्स को L क्रॉस बी, L की डायरेक्शन में रखें। बी अंदर को है तो अंदर को मूव करें। किधर को इशारा मिल रहा है? ऊपर को। तो इसको ऊपर को फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? ILB साइन 90। सो दैट इज ILB। तो लेंथ को क्या डालना है आपने? 2r। क्या आपको क्लियर है? अरे यार, ये छोटी सी क्वेश्चन याद रखें, इससे काफी चीजें क्लियर रखेंगी। सो एक करंट कैरिंग वायर को फोर्स कितनी लगती है? IL क्रॉस बी। डिराइव कैसे करोगे? एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लिखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर देना, फिर वो सारा स्टार्टिंग वाले को धक्के से IL लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा IL क्रॉस बी। और L क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कौन सी देनी है L की आपने? करंट वाली। क्या आपको क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? छोटा सा आर्टिकल है, इसके बाकी कथा बाद में खुद पढ़ाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज बाइट सेवर्ट लॉ। क्या है बाइट सेवर्ट लॉ? क्या कहता था? कुछ नहीं, आप एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है ये, और फिर कल ऐसे जा क्या हुआ। तो अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट हो, क्या हो? छोटा सा करंट एलिमेंट, दैट इज आइडियल। क्या हो? छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सीधा वो फॉर्मूला रख लें, μ/4π आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। तो अगर बाइट सेवर्ट लॉ लिखना आ गया तो अकॉर्डिंग टू बाइट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट। क्या बात क्लियर है? ये आइडियल है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड काट रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। इट इज डिस्टेंस बिटवीन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट वाली होती है, सो करंट एंड पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद रखो विद यूनिट। क्या बात क्लियर है? व्हाट इज म्यू नॉट? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में भी याद रखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस ये लॉ है, लॉ ड्राइव नहीं करते, आप सीधा पढ़ो। तो बीबी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर होगी, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने इसकी मदद से जो ड्राइव करनी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको वैसे डायरेक्शन याद रखनी है, तो इतना मत्था मारने की आपको जरूरत नहीं। वैसे पता होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन किधर होती है, डीएल क्रॉस आर। जिनका क्रॉस है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करें। क्या तुम्हें क्लियर है? इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर सिलेबस में नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला याद रखें। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डिस्टेंस डी। सपोज एक वायर है, उसको करंट किधर को कैरी कर रही है, ऊपर की तरफ, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दूर, नीचे वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, θ1, ऊपर वाला एंड कितना बना रहा है, θ2। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन θ2। आप इसको प्लस से याद रखें, आप बोल जाओगे प्लस साइन, आपने माइनस याद करा, प्लस मैंने पढ़ाते टाइम आपको कैसे याद दिलाया था? हाँ, तो फिर वो प्लस हो जाता है, पता है ना सबको? ठीक है, तो इट इज साइन θ2 माइनस साइन θ1। क्लियर है? फॉर्मूला क्या याद होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे क्या देख रहे हो, म्यू नॉट, इधर से देखो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, हाँ ना बोलो, ठीक है। पहले इसके डायरेक्शन के पहले इसके सारी वैल्यूज, पहले इसकी वैल्यूज कर लो। चलो, स्पेशल केसेस, अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है तो ऊपर वाले एंगल को क्या डालोगे, +90, नीचे वाले एंगल को क्या डालोगे, -90। तो जब यहां डालोगे +90 और यहां -90, तो माइनस यहां बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। क्या बात क्लियर है? अगर इन्फिनाइट वायर के एंड पे हो, किस पे हो, ऊपर वाले एंगल को क्या डालोगे, +90, नीचे वाले एंगल को क्या डालोगे, 0। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 0। अगर ऊपर नीचे थीटा है तो ऊपर वाला एंगल थीटा, नीचे वाला माइनस थीटा, 2 sin थीटा आ जाएगा। याद ऐसे रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर आई बाई डी साइन ऑफ अपर माइनस साइन ऑफ लोअर। ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ये फॉर्मूला इसमें काम आता है जब दोनों एंगल ऊपर हो, लोअर एंड 30, ऊपर वाला 60, सो साइन ऑफ 60 माइनस साइन ऑफ 30 आएगा, बिकॉज दोनों ही ऊपर। क्या बात क्लियर है? यहाँ तुम कोटा मार सकते हो, जब एक एंगल ऊपर होता है कि नीचे होता है तो बीच में प्लस आता है, और जब दोनों ऊपर होते हैं या दोनों नीचे होते हैं तो माइनस आता है, फिर उसमें एंगल में कोई साइन मत डाल। क्या तुम्हें क्लियर है? आना बोलो। और इसकी डायरेक्शन भी करोगे तुम, इस वायर के अलॉन्ग अपना अंगूठा रखो, टेढ़े अंगूठे सीधा करो ना, ऊपर को सीधा करो अंगूठा ऊपर को। हाँ, अब फिंगर्स घुमाओ, खुश हो रहे घुमा के फील करो, फील करो इसको, ऐसे फील करो तुम्हारी फिंगर्स ऐसे घूम रही होंगी, कैसे घूम रही है? जब तुम्हारी फिंगर्स राइट साइड जा रही हैं तो किधर जा रही हैं, स्क्रीन के अंदर के बाहर, अंदर। तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, अंदर। जब तुम्हारी फिंगर्स लेफ्ट साइड से बाहर आ रही हैं, बाहर। ऐसा फील करना है, ऐसे रख के इस तरफ किधर जा रही है फिंगर्स अंदर, इधर से किधर आएंगी, बाहर। तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सर्कुलर। क्या होगी भाई? तो ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है निवेदिता? सर्कुलर। फॉर्मूला क्या होता है, देख लो सामने खुला पड़ा है, बाई डी। पहले आई बाई डी बोला करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी फिर साइन ऑफ अपर माइनस साइन ऑफ लोअर। क्या सबको क्लियर है? अरे यार, अगला होता है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। क्या होता है?
पानी पी लीजिए, बोल बोल थक गए। सुनो, पहले तुम्हें जो याद रहना चाहिए वो समझो। दो पैरेलल वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती। क्या करती है एक दूसरे को? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। पहली बात क्लियर है? इनके बीच जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगती है, क्या लगती है? वो कितनी लगती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई रह गया, देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/d। क्या होगा? तो ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसका फॉर्मूला है? सो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। गरिमा दिख रहा है बिना चश्मे के? अच्छा है, रीड करना 1 एम्पीयर बाई डेफिनेशन। ठीक है, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होगा? 2I1I2/d। ठीक है, इसकी मदद से इन्होंने 1 एम्पीयर को डिफाइन किया था। तो 1 एम्पीयर को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? रीड करो सारे जाने। 1 एम्पीयर इज दैट मच करंट which when flows through each of two parallel uniform linear conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with force 2 into 10 की पावर -7। समझे बात को? लेंथ को आपने क्या डाल दिया? 1। क्या डाल दिया? करंट को क्या डाल दिया? 1। दूसरे करंट को क्या डाल दिया? 1। इसको क्या डाल दिया? 1। तो क्या वैल्यू आ गई? 10 की पावर -7 इंटू 2। यानी दो पैरेलल कंडक्टर्स जिनके बीच की दूरी है 1 मीटर, दोनों के बीच करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो अगर उनको ऐसे रखोगे स्पेस में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। फोर्स 2 into 10 की पावर -7, दिस इज 1 एम्पियर। क्या बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अब इसको डराइव कैसे किया होगा देखो, शॉर्ट में दिया हुआ है नीचे, डेरिवेशन है भाई साहब। अगर तुम समझ आ रहा हो तुम इतने से डेरिवेशन याद रखो। इधर देखो, सपोज मुझे F21 निकालनी है तो मैं 1 की फील्ड निकालूंगा ना। यहाँ पे पहले फील्ड की डायरेक्शन देखो, अपना अंगूठा इधर रखो ऊपर, अपना अंगूठा ऊपर रखें ऐसे, और अपनी राइट हैंड के फिंगर को कॉल करें। जब तुम्हारी राइट हैंड फिंगर राइट पे पहुंच रही है तो बताओ किधर जा रही है? अंदर के बाहर? अंदर। तब तो अंगूठा नहीं तानू रखा जा रहा, डॉक्टर बनना। जब उधरले पास से फिंगर जाएंगी तो किधर को जाएंगी बताएं? अंदर। ये कौन सा अंदर है? आप ये अंदर नहीं है, ये अंदर है। वो अपनी तरफ ऐसे अंदर नहीं बेटा, स्क्रीन के अंदर। कुछ भी हो रहा है कि मतलब बस खुश थी कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है। नहीं, आप इस तरफ कर रहे हो, दैट इज आउटसाइड। उधर ऐसे रखो, उस तरफ फील करो। जब उस तरफ आपकी राइट साइड पे, राइट ही ना, लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे, तो मतलब आपके हिसाब से उस राइट साइड पे, तो आपकी फिंगर्स किधर जाएंगी? अंदर। अरे यार, आंसर ठीक था। चलो ठीक है, सो इधर देखो प्लीज। तो फोर्स कितनी होगी? जो दोनों विचाले डिस्टेंस दी है, जो दोनों विचाले डिस्टेंस दी है, तो फोर्स कितनी होगी दसो? नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इनफिनाइट लॉन्ग वायर बन रहे हैं, 2I1/d। क्या होगी? अरे हुनी तो पीछे फॉर्मूला की था। अब इस वाली फोर्स पे, दूसरी वाली वायर पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? ILB। क्या लगेगी? θ 90 है। आई इसका है I2, लेंथ को L माना, ये रहा B1। वैल्यू डाल देना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये 3 लाइनों में आप डेरिवेशन याद रख सकते हो। क्या बात क्लियर है? और अगर F12 निकालना तो उल्टा कर देना, फिर आप B2 ले लेना और करंट I1 ले लेना। और तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के चलना, सेम डायरेक्शन में करंट बना रखा है तो फोर्स अट्रैक्टिव दिखाना, नहीं तो रिपल। क्या बात क्लियर है? क्या तुम्हें टॉपिक क्लियर है? नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्या होगा? प्लीज ध्यान से सुने। अगर आपके पास एक आर्क है, क्या है? जो एंगल पे कितना, जो सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रही है? थीटा। कितना एंगल सब्टेंड कर रही है? उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। तो वो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? ऐसे याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाय, उसमें डी था, इसमें आई बाय आर, सर्कुलर है ना, रेडियस, इंटू थीटा। कैसे फॉर्मूला याद रखो घर में? बोलो। मैंने आपकी सहूलियत के लिए लेफ्ट वाला जूम भी करा, पर आप राइट पे देख रहे थे।
दोबारा लेफ्ट वाले पे देखें, आर्क वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, नहीं गलत है, गलत है, ये गलत है, गलत है ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई बाय आर इनटू थीटा। आपको याद नहीं रहना आई थीटा बाय आर, भूल जाओगे पेपर में। कैसे नूर बोलोगे? देखो कमाल कर रही है बच्ची। एंड जिधर जे पूरी सर्कल आ गया, जे पूरा सर्कल आ गया तो क्या रहेगा फॉर्मूला? साइम बोले थीटा को 2 पाई डाल दें, सेमी सर्कल है तो थीटा को डाल दें पाई। अब इसकी तो डायरेक्शन भी बहुत सौखी है। इसकी डायरेक्शन कैसे है? जैसे जैसे करंट घूम रहा है वैसे राइट हैंड की फिंगर्स घुमाएं। जैसे इसमें करंट कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स घुमाएं, किधर को इशारा आएगा? बाहर। यार तुम वैसे ही याद कर लो यार, तुमसे एंटी क्लॉकवाइज फिंगर नहीं घूम रही, करंट है बाहर को। हे भगवान, कुछ महीनों बाद तुम लोगों ने कॉलेज में होना। चलो कोई नहीं। तो ये तो तुम सीधा ही कोटा इसमें तो मार चुके हो ईएमआई में इतना। अगर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बोल देना, अगर क्लॉकवाइज है तो इनसाइड। लेकिन रूल क्या होता है? स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, सर्कुलर वायर के लिए एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट, उल्टा होता है। क्या तुम्हें क्लियर है? दोबारा बोला पंजाबी, जेडी वायर स्ट्रेट होंगी है ਉਹਦੇ ਲਈ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर है। अच्छा अरे फील्ड तो सर्कुलर ही होंगी है, अरे फील्ड तो सर्कुलर होती है। तो सर्कुलर वायर में स्ट्रेट एट सेंटर। अब इसकी डेरिवेशन कैसे थी ये देखो दो लाइन में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, साइन 90 को 1, कोई पर्ची ना बना ले, इसकी दो लाइनें लिख के आएगा सर पूरे नंबर नहीं मिले डीएल का इंटीग्रेशन लिख देना 2 पाई आर, क्या लिख देना? अगर आर्क ना हुई तो 2 पाई आर मत लिख देना, आप उसको क्या लिख दोगे? आर इंटू थीटा। अरे लेंथ ऑफ आर्क आर इंटू थीटा होती है ना। हे भगवान, क्या तुम्हें क्लियर है? मैं आज इतने गिराना चाहूंगा, बोल बोल मैं थक गया। एक कल इसकी बाकी थ्योरी करके परसों से तुम्हें इसके पीवाईक्यू कराऊंगा सारे, ठीक है? एज मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, प्लीज ध्यान से देखें। जो आपका एक लूप होता है, क्या होता है? लूप होता है, ठीक है? उसमें जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? क्योंकि अपनी राइट हैंड की फिंगर एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप ऐसे घुमाओगे आपका इशारा अंगूठे बाहर को आएगा। सो अंगूठा बाहर को मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को यानी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। क्या बात क्लियर है? जिधर एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है आप उसको दूसरी साइड से देखना, वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसे दिखेगा? सो दूसरी साइड क्लॉकवाइज करंट, दैट मीन साउथ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जा रही होगी, यानी एक पास से क्या होगा? बाहर को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक साइड से अंदर जा रही है। सो यानी इसमें दोनों पोल्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? जैसे बार मैग्नेट को पिचका दिया हो नॉर्थ साउथ तो ये वैसी फील्ड शो करता है। क्या बात क्लियर है? सो इसका जैसे जैसे यहाँ पे एक चीज बनी हुई है, सो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन ना फिलहाल पॉजिट्रॉन मानूं तो इसकी ऐसी फील्ड होती है। क्या बात क्लियर है? इधर से लूप भी बनेंगे इनफैक्ट। सो जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, क्या होता है? क्योंकि इसमें दो पोल है तो इसका डायपोल होगा, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो होता है NIA। क्या होता है? और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम मैग्नेटिक फील्ड वाली। अगर राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आप याद रखना एंटी क्लॉकवाइज मींस बाहर एंड क्लॉकवाइज मींस इनसाइड। क्या आपको क्लियर है? सो करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें दो पोल्स होते हैं एंड उसका डायपोल मोमेंट होता है NI। क्या बात क्लियर है? ਉਹਦੇ बाद जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता की करता, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन का सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड बोहर तो वो सर्कुलर मोशन ही करता है, ठीक है? अगर हम वेव में ना जाएं तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा? करंट इनटू एरिया, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी आएंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाएं, सो जो उसका टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का क्या है, उतने में आप वहां से चार्ज कितना पास करेगा, ई। माना कि माइनस ही करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ही करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप एक जगह खड़े हो जाएं, जो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है उतने में उस जगह से कितना चार्ज पास करेगा, ई। ई को टी से डिवाइड कर दें तो क्या ये करंट बन जाएगा। अरे करंट क्यू बाई टी होता है एवरेज, एक्चुअली दिस इज एवरेज करंट, एवरेज डाला हुआ, ठीक है। और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा उत्ते चल जाएगा। क्या ये बन जाएगा फॉर्मूला। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर एम वी आर के बराबर होता, एंड वी किसके बराबर होता है, आर इन टू ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और वो ऊपर डाल दो। हाँ, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। एंड व्हाट इज एवरेज करंट, क्यू बाई टी। तो अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाओगे तो कितना चार्ज निकल रहा है, ई। एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कितने में, जितने में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड इज टी, टाइम पीरियड डाल दिया 2 पाई बाय ओमेगा। और ये जो ओमेगा आर स्क्वायर बनेगा, इसकी वैल्यू कहां से निकालनी है, बोहर के पोस्टुलेट से। एम, ये सर्कुलर मोशन में होता है वी आर ओमेगा। जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो 8 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी होती है। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, मैं दे दूंगा, प्रिंट कर दूं। सो एम वी आर होगा एन एच अपॉन 2 पाई, वी की वैल्यू डाल दें तो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, वो यहाँ पे डाल दें यार, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा एन टाइम्स, हम कांस्टेंट बन जाएगा भाई साहब, ये सब कुछ कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, जो येलो में 4 पाई एम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, दैट इज एन टाइम्स सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या बात क्लियर है। अब एन क्या हो गया, उसका ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में करेगा तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, म्यू बी। सेकंड में करेगा तो 2 म्यू बी। थर्ड में करेगा 3 म्यू बी। क्या बात क्लियर है। हाँ, वी इक्वल टू आर ओमेगा का जरूरत, यहाँ पे ओमेगा था ना, उसकी वैल्यू डालने, आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू डालनी थी ना यार। वो जो ऊपर आपको जरूरत थी, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा था ना, वहां पे ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी मुझे। तो मैं इसको वी को आर ओमेगा में ले गया ताकि मैं आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू डाल पाऊं। अब इसमें अगर तुम गलती से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है, करंट की डायरेक्शन उल्टी मानना। करंट तो इस डायरेक्शन में हुआ ना, ये ऊपर से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाहर को होगा। क्या बात क्लियर है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स कर्ल की तो जिधर को अंगूठा आएगा उल्टा कर देना, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। किसी ना किसी के पेपर में जरूर आया था। कोई तो अभी हाँ बोल दो। ये ठीक है, बुक कर गया था ना। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यार इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली। अगला मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या है। कल कल ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ मैग्नेटिक फील्ड ਕੀਤੀ ਸੀ सर्कुलर कॉइल ਦੇ सेंटर ਕੀਤੀ ਸੀ, कितने ਕੀਤੀ ਸੀ। अब कहां करेंगे, एक्सिस पे। कितनी बार सेंटर पे करना, अब भी सेंटर। अब एक्सिस पे करेंगे, कहां करेंगे, इधर देखो। क्या ये तुम्हें कॉइल दिख रही है, ये उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालनी है प्लीज ध्यान से देखें। ये छोटा सा करंट एलिमेंट ले लोगे और इसका सिमेट्रिक करंट एलिमेंट नीचे ले लो। क्या बात क्लियर है। अच्छा, सो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर बनाना दोनों तरफ से। क्या डीएल और पोजीशन वेक्टर में थीटा 90 होगा कि नहीं होगा। वैसा भी एंगल आपको दिख नहीं रहा, बट ये 90 डिग्री होता है। ये जो कॉइल है ऐसे गोल थोड़ी पड़ी है, ऐसे 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 टेढ़ी पड़ी, परपेंडिकुलर पड़ी हुई। सपोज ये बाहर वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा स्क्रीन के। अब एक साइड से दिखाओगे तो लाइन दिखेगी ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी, टेक्निकली तो ऐसे पड़ी है ना, इस प्लेन में पड़ी, ठीक है। सो यहाँ पे ये डीएल जो जा रहा है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 90 होता है। और ये डीएल ऐसे जा रहा है, पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल 90 होता है। सो इस छोटे से करंट एलिमेंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना, याद रखना, इसके परपेंडिकुलर इधर को होती है। जिनको आज तक नहीं समझ आया वो टेंशन ना लेना, थोड़ा सा तो याद करें ना, फिर एक पासे का लगना पड़ेगा, जहां पहला समझो नहीं तो याद करो। वो पोजीशन वेक्टर आया, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना लेना। क्या बना लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना लोगे। ये दो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स लिए करंट एलिमेंट्स, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये एंगल को मान लिया थीटा, ये 90 माइनस थीटा या थीटा। क्या बात क्लियर है।
क्या तुम्हें थीटा 90 माइनस थीटा दिख रहा है? आ जाओ बैठो, आ जाओ बैठा, कोई नहीं भाई, देखते हैं। दरवाजा पेड़ दो। ये 11th में बच्चा, 12th में, +2, आ जाओ। हैं बड़ी जल्दी आ गया यार। चलो इधर देखो, सो दिस इज थीटा एंड ये एंगल क्या होगा? एंड दिस इज अगेन थीटा। प्लीज बातें नहीं, क्या तुम्हें क्लियर है यार? एक बार हाइट में ये क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा दिस इज थीटा एंड दिस इज 90। गैस करो क्वेश्चन क्या था? 100 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर राइटिंग के, 5 नंबर नाम लिखने के। हे भगवान, 90 है यार, 90। ये तो मत पूछो यार, मतलब यार आज आपकी इतनी तारीफ करी, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। दिस इज अगेन 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा? थीटा। अरे यार रबड़ पे बना लेना छोटा सा डायग्राम। सो ऊपर इसको रिजॉल्व करना, ये आ जाएगा डीपी कॉस थीटा, और इधर को आ जाएगा डीपी साइन थीटा। और इस वाले डीबी को रिजॉल्व करोगे, डीबी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा। ये दो एलिमेंट क्यों लिए होते हैं? ये शो करने के लिए कि परपेंडिकुलर एलिमेंट ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये कट जाएंगे, यानी नेट फील्ड किधर आओगी? अलोंग एक्स एक्सिस। 2 डीबी की जरूरत नहीं है, आप उसको लिखें डीबी साइन थीटा। क्या लिखेंगे? आपको 2 की जरूरत नहीं है। जब आप 2 लिखोगे दैट मींस आप 2 एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हो। जब 2 एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे फिर इंटीग्रेशन हाफ रिंग के लिए करोगे। लेकिन अगर आप 1 डीबी साइन थीटा लिखोगे फिर आप इंटीग्रेशन किसके लिए करोगे? फुल रिंग के लिए। ठीक है, सो डीबी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बाइट-सेविट लॉ क्या होती है? राघव बोले यार, मेरी राइटिंग कितनी सुंदर होगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ यार ये ऐसे पढ़ना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसमें ऐसे नहीं पढ़ना, वो वाला था कल वाला। तो इसमें पढ़ना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? साइन 90 इज 1 एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या तुम्हें क्लियर है? कुछ नहीं करना है इसमें, डीएल को इंटीग्रेट करना है आपको, उसकी लेंथ को इंटीग्रेट करना है। जिन्होंने पहले ही 2 डाल दिया था वो हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करें पाई आर, जिन्होंने पहले 2 नहीं डाला वो बाद में पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई आर। क्या बात क्लियर है? ये इस ट्रायंगल में साइन थीटा, बड़ा आर इज रेडियस एंड छोटा आर इज डिस्टेंस। क्या तुम्हें साइन थीटा दिख रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, डीवी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। हाँ, साइन 90 उसके बीच में था, ये उसी का एंगल था, आर और डीएल के बीच का। हाँ, उसके मेन स्टेप सारे लिखे हुए हैं। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। अरे हाँ ना बोलो। अरे कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे लिख दिया, 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्या बात क्लियर है? अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इतने को, दिस इज करंट इनटू एरिया, उसको एम लिख दिया। क्या लिख दिया? व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है बाद में जाकर? बार मैग्नेट के एक्सिस पे। अरे यार, क्या आपको बात क्लियर है? इसमें अगर एक्स को 0 डाल दोगे या छोटे आर को बड़े आर के बराबर डाल दोगे, दोनों में से जो मर्जी वैल्यू डाल दो, तो आपको वो फील्ड सेंटर की मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्या बात क्लियर है? हाँ ना बोले, वो हम कर चुके हैं कल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। हाँ, बिना फिगर के डेरिवेशन कौन करके आता है? ये आप जान के पूछ रहे हो सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपके नंबर देके ऐसे लग नहीं रहा कि आप ऐसे सवाल पूछोगे। आपने फिगर नहीं बनाई थी? क्वेश्चन पेपर बनाई ना, और क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। अच्छा, अभी नहीं हुई थी? इसने खुद क्वेश्चन पेपर बनाई, क्वेश्चन पेपर घर ले गई, फिर आंसर शीट पे बनाई नहीं, कहती नंबर मिलेंगे। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मतलब कोई लड़का होता तो हम जवाब देते हैं, लड़कियों को क्या जवाब दें? इन शॉर्ट बनानी होती है। अच्छा इधर देखो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बोले कशिश? एक ही है कशिश आज। रीडिंग शुरू, मैं और जूम कर देता हूं बेटा कि तंगी ना हो। एम्पियर सर्किटल लॉ states that
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज सर्किट के बराबर होगा। क्या गलत है? हाँ, इसको ठीक कर लेना स्पेलिंग को। और कोई एडी गाल नहीं ना, सबको पता है ना। ओ सर्किटल गलत है कि गलत है? अच्छा, आए नहीं और क्या ठीक तो है यार, मैं तो बोल के लिख। अच्छा सर, वो कह रहे हैं सर्किट लिखा है वहां, सर्किट करना और नीचे वो पार्ट लिखा है, क्लोज पार्ट। चलो ठीक है, कोई नहीं। आओ, बोल के लिखे है ना, तो वो बोल के टाइप ही है ना। ये है ना कि थ्रेडिंग, ये धागे वाली थ्रेडिंग नहीं, ए वाली है, ए वाली नहीं। छोड़ो ना यार। अच्छा देखो, एम्पियर सर्किट लॉ, चुप ना यार, बस सुनो यार तुम यार, अंग्रेजी नहीं चल रही है, तुम खुद कर लेना इसको ठीक। सो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल क्या होगा? यानी एक क्लोज्ड पाथ में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करोगे तो वो म्यू नॉट टाइम्स क्या होगा? करंट इनसाइड दैट सर्किट। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है ना। उसी की अंग्रेजी लिखी है तो देख लेना। सो वैक्यूम के लिए बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई। और मीडियम के लिए म्यू नॉट आई और साथ में म्यू आर लिख देना। टेक्निकली ये म्यू होता है। फॉर मीडियम इट इज बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा? म्यू आई। क्या तुम्हें क्लियर है? बी डॉट डी एल फॉर वैक्यूम इज म्यू नॉट आई इन साइड। ये रहा। एंड फॉर मीडियम बी डॉट डी एल इज म्यू इंटू आई। व्हाट इज म्यू? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। हाँ, आपने म्यू आर में फिलहाल छोड़ देना। प्लीज ध्यान से देखें। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफिनाइट स्ट्रेट वायर, इधर देखें। आपने एक स्ट्रेट वायर ली, ठीक है, उसमें सपोज करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है। किधर को फ्लो कर रहा है? ऊपर को। अपना अंगूठा ऊपर को रखना और राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल कर देना। आपका हाथ ऐसे घूम रहा होगा। जैसे आपका हाथ घूमेगा वैसे ही एक सर्किल ड्रॉ कर देना उसी डायरेक्शन में। ये डॉट डॉट का मतलब उस प्लेन ऑफ स्क्रीन के प्लेन के अंदर है और ये बोल्ड मतलब बाहर है। क्या बात क्लियर है? ठीक है। सो आपने जिधर आपने फिंगर्स कर्ल करके इशारा किया था उसी डायरेक्शन में आपने डीएल ले लिया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप फिर उसी डायरेक्शन में आ जाए। क्या बात क्लियर है? आप निकालोगे बी डॉट डीएल। क्या निकालोगे? वो होगा बी डीएल कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 होगा बिकॉज बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। कितना करंट निकल रहा है सर्किट में से? आई। सॉल्व कर लेना तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर। क्या बात क्लियर है? क्या पर्ची बनाने के लिए फायदा हो रहा है? साथ में मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरी राइटिंग और मेरा नाम लिख के मत देना पर्ची में। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या होगा? हाँ, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या बात क्लियर है? कोड नहीं, बोर्ड नहीं बेटा, वो कहते हैं जो किताबें लेके आओ। क्यों नहीं होती? पूरी चाहिए होती है। आगे फ्लाइंग तो फिर काम औखा हो जाता है। कभी बोर्ड्स में पर्ची लेके जानी, कभी भी नहीं। अगर फ्लाइंग आ गई तो फिर आपको 2-3 साल का मैन लग जाता है। छोड़ो इस बात को। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफिनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो सिलेंड्रिकल वायर लिख देना। क्या बात क्लियर है? अब देखो, वायर की डेरिवेशन कर ली। अगली कौन सी है? सिलेंड्रिकल वायर। क्या है? सिलेंड्रिकल वायर। ध्यान से देखना। अगर आप जो सिलेंड्रिकल वायर है उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? जब आप वायर के बाहर हो तो सेम ऊपर वाली डेरिवेशन है, सेम आंसर आएगा। क्या मतलब है कि आप वायर के अंदर हो के बाहर हो? नहीं समझे? नहीं नहीं, क्या मतलब है कि वो थिक है कि थिन है? नेट करंट तो आए आ रहा है ना। मैंने क्या बोला था? कुछ ऐसी बात तो नहीं बोली? ऐसी बात मतलब
मतलब करंट जो वायर है वो थिन है कि थिक है, जब आप आउटसाइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। क्या क्लियर है? इनवर्स रिलेशन बनेगा। सरफेस पे आप उसका रेडियस आर डाल दोगे। अगर आप सिलेंड्रिकल वायर के अंदर हो, अब आप अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, किधर निकालना चाह रहे हो? तो आपका आर तो अंदर होगा ना। तो जब आप बी डॉट डीएल लिखोगे, डीएल का तो कोई लफड़ा नहीं, वो तो 2 पाई आर ही आना है। लफड़ा बनना है आयन साइड का। किसका बनना है? आयन साइड। आयन साइड आपको निकालना है यूनिटरी मेथड से। किससे निकालना है? टोटल एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। उसमें करंट कितना होगा? आई। वन में कितना होगा? और छोटे पाई आर स्क्वायर में क्या होगा? इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर। तो आई इन साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई छोटा आर स्क्वायर बाय बड़ा आर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड से। कुछ नहीं करना, या आई इन साइड की जगह उसकी वैल्यू डाल देना, बट म्यू नॉट के साथ म्यू आर पे लिख देना, बिकॉज आप किसी मटेरियल के इनसाइड हो। तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगी। सो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, फिर इनवर्स रिलेशन का ग्राफ। क्या तुम्हें क्लियर है? कोशिश करिए कि ज्यादातर स्टेप्स इसमें मैं डाल दूं। हाँ जी। प्रूफ ऑफ एसीएल की एज सच जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ ऑफ एसीएल कोई प्रूफ ऑफ एसीएल आ जाए तो आपने क्या करना है, इस बी डॉट डीएल में बी की वैल्यू डाल देनी, आंसर म्यू नॉट आई आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। क्या है? सोलेनॉइड की तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस साल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी। सो सोलेनॉइड क्या होता है? एक स्प्रिंग जैसी चीज जिसकी लंबाई उसके रेडियस से काफी ज्यादा हो, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल आपकी बार मैग्नेट जैसी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पढ़ते हैं। अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. Its length is very large as compared to its diameter. The wire is coated with an insulating material so that although the adjacent turns physically touch each other, but they are electrically neutral. क्या बात क्लियर है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू याद रखना, म्यू नॉट एन आई होती है। कितनी होती है? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या तुम्हें क्लियर हो रहा है? उसके बाद होता है टॉरॉइड। डेरिवेशन इस साल उसकी भी नहीं है। कोने पे हाफ होती है। भाई तू इंप्रेस कर रहा है तू। इसके इसके कोने पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्या होती है? सोच, उतने सॉलिनॉइड आगे भी है, तो म्यू नॉट एन आई होती तो आधा काट दिया। नहीं समझ लगा, याद कर लियो। सेंटर में होती है म्यू नॉट एन आई और कोने पे होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। कौन, किसने पूछा क्यों? याद रखो यार, नहीं जरूरत है यार। है, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। इतने मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी यार? वो सुन लो ना, सुनो तो सही ना। मैग्नेटिक फील्ड का उस डॉट पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी भेजता? म्यू नॉट एन आई। जे मैं अद्धा सिलेंडर अद्धा सॉलिनॉइड तोड़ दा, हाँ तो कोना नहीं बन जाएगा पॉइंट, आधी होगी ना। खुद ही तो बाई 2 बोला है, तो तुम याद कर लेना, एंड में तुम्हें कहाँ याद रहनी है। सो नेक्स्ट इज टॉरॉइड। क्या होता है? सोलेनॉइड को जब तुम सर्कल में, एंड टूट पता नहीं क्यों एंड होगा, एंड या मेरी अंग्रेजी में एंड एंड्स ई एंड डी। तानू मिलने भी नहीं हुन, तानू मिला है? हाँ। सो सोलेनॉइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड टॉरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? इसके डेरिवेशन भी नहीं है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली उसी को बेंड किया तो वही होगी म्यू नॉट एन। क्या बात क्लियर है? लेको आना बोलो। पता नहीं आगे नहीं है, तुम कर नहीं है सर? नहीं है तो अच्छी बात है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? 1 मिनट ब्रेक लेना चाहूंगा, मैं पानी पी लूं। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन करंट लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखें। इधर ध्यान से देखें एक बारी। आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट में दिख रही है, ठीक है? और ये अंग्रेजी बड़े ध्यान ना लगी ना। सो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझें।
ਇਹਦੀ ਲੈਂथ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ? हाँ, दिस इज ब्रेड्थ, ये बी नीचे मेंशन किया हुआ और ये लेंथ है। क्या बात क्लियर है? जब आप ILB से निकालोगे तो चारों की फोर्स बाहर को लगेगी। किधर को लगेगी? बाहर को। और ये थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ा हुआ है, ऐसे अगर ऊपर से देखें तो आपको ऐसा दिख रहा है टेढ़ा। तो ये जो ऊपर वाली फोर्स दिख रही है और जो नीचे वाली फोर्स है ये एकदम लाइन में दिखेगी। जब एकदम लाइन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। याद है एक बार कॉपी लेके कितना मत्था मारा था? ये बिल्कुल ऊपर नीचे होंगी। और इसको टॉप व्यू से देखें, ये जो इधर को फोर्स लग रही है ये एक्चुअली इधर को है, मतलब स्क्रीन के अंदर है, और जो ये वाली है ये बाहर को है। क्या बात क्लियर है? ये जो F3 है वो ऐसे, ये आप इसको सोचो ऊपर से देख रहे हो, तो ये जो F3 ऐसे टेढ़ी सी दिखाई ना, ये दरअसल स्क्रीन के अंदर है, ऐसे है पीछे को। और ये जो F1 है ये IL क्रॉस पीस है। आप थोड़ा सा भी याद रखें। तो ये इधर को जाएगी ILB और ये बाहर को आएगी IL। क्या इन दोनों फोर्स लाइन में है कि उनके लाइन के बीच डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? इफ दिस इज B तो ये cos है, तो B cos थीटा, B sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में? B sin थीटा। सो फोर्स इज ILB, तो which perpendicular distance is B sin theta. This is torque. ये क्या होगा? टॉर्क। सो एरे विच L इंटू बी को एरिया लिख देना, I इंटू ए को M लिख देना, तो टॉर्क बनेगा MB sin थीटा। दरअसल इसका फॉर्मूला बनेगा M क्रॉस। क्या बात क्लियर है? वहां पे हमने दो टॉर्क्स लिखे थे पहले, B/2 और ये, अगर ऐसे भी लिखोगे पूरे नंबर मिलते हैं आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं। क्या बात क्लियर है? थोड़ा फिगर को समझ के बनाने वाली चीज और कुछ नहीं। तो टॉर्क ऑन कॉइल क्या होगा? मैं तो प्री बोर्ड देख के आई हूँ। अच्छा, अगले देने हैं, ये चैप्टर याद नहीं है, टेंशन पड़ रही है। टॉर्क का फॉर्मूला बोले नूर, बोले वो फॉर्मूला टॉर्क का क्या है? M क्रॉस B। क्या होगा? M क्रॉस B। ठीक है। और अगर कोई डायरेक्शन पूछ ले तो अगले वाले से पूछ लेना तुम लोग, सीधी सीधी बात है, रिस्क मत लेना, तुम्हारा गलत हो जाना। तुक्का मारना होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेना, दिमाग ले लेना। बट अगर सही तरीका बताऊं तो M की डायरेक्शन पहले निकालना। किसकी डायरेक्शन निकालना? M की। एक M की डायरेक्शन निकालोगे। M की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर, M और B में, फिर M से B राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करना, बिकॉज टॉर्क इज M क्रॉस B। मैं तभी कहा था नकल मार लेना। वो पढ़ रही है त्योड़ियां मत्थे में पढ़ रही, जोर लग रहा है पूरा पूरा। सो पहले आपको M की डायरेक्शन निकालनी होती है। किसकी निकालनी होती है? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो, M की डायरेक्शन मिल गई। अब M की डायरेक्शन मिल गई और B की डायरेक्शन पता है। अब दोबारा राइट हैंड की फिंगर्स M से B कर्ल करना। अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जैसे फिंगर्स कर्ल होंगी वैसे ही बॉडी कर्ल होगी, कॉइल कर्ल होगी, डिपेंड करेगा। इस केस में मैं कौन इतना जोर लगाएगा? क्लॉक ऊपर से देखोगे तो इस केस में ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बिया हरे वाला M बाहर नु आना है यार, ये बोर्ड्स में नहीं पूछते, मैंने तो ऐसी नॉलेज के लिए बता रही थी मैं। ज्यादा इसकी टेंशन लें, बहुत रेयर चांस में होता है, बहुत मतलब 95 प्लस की मेहनत जब करनी तब होता है। अच्छा, अब इधर देखें, इसका जो मेन एप्लीकेशन, छोड़ दिया सब छोड़ा। नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस टॉर्क का एप्लीकेशन है। करंट कैरिंग कॉइल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसका जो एप्लीकेशन है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यही उसका प्रिंसिपल है। क्या बात क्लियर है? PLE आएगा मेरे हिसाब से। अब इधर देखो, ये तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये इसका पहला टर्मिनल जहां पे पहली तार जुड़ेगी ये वो है जहां से करंट बाहर जाएगा। ऐसे ही होता है, जहां भी आप इसको सर्किट में लगाओगे इधर से करंट आएगा, यहाँ मिरर है रीडिंग के लिए, और वो करंट किस में फ्लो करेगा? एक कॉइल में। किस में फ्लो करेगा? नीचे एक स्प्रिंग लगा होगा और करंट बाहर चला जाएगा। तो टेक्निकली क्या होगा, जो आपकी कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो जब उसमें करंट आएगा उस पर टॉर्क लगेगा। तो कितना टॉर्क लगेगा? MB sin अल्फा। अल्फा को हम कर देते हैं 90। कैसे, क्या कर देते हैं? 90। वो 90 कैसे करते हैं हम, प्लीज ध्यान से सुनना, पेपर में ऐसे लिख के आना। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो आप अंदर एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हो। क्या यूज करते हो? और अगर कॉइल सर्कुलर है तो अंदर स्फेरिकल सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हो। इसका काम क्या होता है? टू मेक फील्ड रेडियल। आपने ये लाइन लिख के आनी, क्या लिख के आनी है? टू मेक फील्ड रेडियल। वो इस अल्फा को 90 और कांस्टेंट कर देता है। क्या बात क्लियर है? एंड व्हाट इज M NI इंटू B। अब इसको टॉर्क लगेगा तो कॉइल घूमेगी, उसको कौन रोकेगा? स्प्रिंग। कौन रोकेगा? स्प्रिंग का क्या होता है? टॉर्क K थीटा। क्या होता है? दोनों को इक्वेट कर दो, करंट इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा। जो भी थीटा के सामने ब्लू से लिखा है दैट इज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, थीटा आप मिरर से रीड कर लोगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आपको बात क्लियर है? और ये जो आपका ये पूरा वो समझाया गया, इट मेक्स फील्ड रेडियल, ये कैसे रेडियल करता है, मर्जी है ये फिगर बनाना, ये बनानी बहुत जरूरी है। क्या बात क्लियर है? और दूसरी बात है, जो स्प्रिंग आप यूज करते हो फास्फोरस ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज का करते हो, बिकॉज वो लाइट स्प्रिंग होता है और स्ट्रॉन्ग मटेरियल, उससे के कम हो जाता है। क्या हो जाता है? के कम। क्या बात क्लियर है? क्योंकि अगर आपको उस पर आऊंगा, अब एक चीज होती है करंट सेंसिटिविटी, क्या होती है? दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, थीटा बाय आई। इसी फॉर्मूले से निकाल लो, थीटा बाय आई क्या आ रहा है? एन ए बी बाय के। सो करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, यानी उसको अच्छा गल्वेनोमीटर बनाना है, तो एन बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, बी बढ़ा दो, या के को कम कर दो। इसीलिए के कौन सा यूज किया था हमने? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज। इसका के बहुत कम होता है, लाइट स्प्रिंग होता है बट स्टिल स्ट्रॉन्ग होता है। क्या बात क्लियर है? एंड व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? इट इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्या तुम्हें क्लियर है? एक पेज में पूरा कर दिया, इसको नोट कर लेना। यहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खत्म है। कल इसके पीवाईक्यू कराऊंगा शुरू।